हेलो हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल रिमाइंडर क्लासेस में। गाइस आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। और जैसे कि आप गाइस देख पा रहे हैं, वैदिक सभ्यता की आज हम बात करने वाले हैं। वैदिक सभ्यता के बारे में आज हम फुल डिटेल से बात करेंगे गाइस। जैसे कि इससे पहले हमने आपको सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल अच्छे से समझाया था गाइस। उसका कैसे स्टार्टिंग हुई, उसका क्या टाइम पीरियड था, उसके बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से, यानी कि लगभग हमने 4 वीडियोस में आपको मैंने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल से बताया। अगर गाइज़ आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार देखिए, और उन वीडियो से आपको बहुत कुछ अपने आप में सुधार, इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा गाइज़, ठीक है। बट आज हम बात करने वाले हैं, स्पेशली एक नया टॉपिक है वैदिक सभ्यता, ठीक है गाइज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके नाम से ही एक क्लू मिल रहा है हमको, थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि वैदिक यानी कि एक ऐसा काल जिसमें वेदों का निर्माण हुआ है। वेदों को पढ़ा गया, उनका निर्माण हुआ, उनका संकलन हुआ, ठीक है। तो उस हम पीरियड को, उस काल को ही हम क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं गाइस। जैसे कि वैदिक से हमें ये प्रूफ मिल रहा है, कुछ वेद की बात हुई है, हालांकि इसमें वेदों का निर्माण हुआ, उनका संकलन हुआ, यानी कह सकते हैं उसके बाद में उनको पढ़ा गया, यानी कि सारी चीज़ें वेद की ही इस टाइम पीरियड में हुई थी। तभी उस पूरे टाइम को हमने क्या कहा गया इतिहासकारों के द्वारा, उसको वैदिक सभ्यता कहा गया, ठीक है। तो हालांकि इसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें कि ये कब से कब तक रहा गाइस, तो इसका टाइम पीरियड जो आपको अगर शायद नहीं दिख रहा हो, मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ कि 1500 BC से 600 BC तक, कैसे समझ पा रहे हैं आप, यानी कि 1500 BC से 600 BC तक ये पूरा इसका टाइम पीरियड रहा गाइस। और इसको अगर हम देखें, अच्छा गाइस, अगर आपको BC के माने आई थिंक मुझे पता होगा, मुझे लग रहा है कि हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता में बताया होगा कि BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले की ये बात है। उनका जन्म नहीं हुआ था, यानी कि बिफोर मीन्स होता है पहले, यानी कि उनके पहले का ये इतिहास है। तो उसके बारे में यानी हम BC वहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अंग्रेज़ों के द्वारा लिखा गया तो उन्होंने BC उसको लिखा है, यानी कि हम अगर इसका टाइम पीरियड देखें तो 1500 BC से लेके 600 BC तक इसका टाइम पीरियड रहा है। फिर एक बात और है गाइज, कि इसको वेदों के हिसाब से ही 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि कौन से वेद का किस काल में निर्माण हुआ, ठीक है, किस टाइम पीरियड में निर्माण हुआ, उसके हिसाब से इसको 2 पार्ट में डिवाइड गाइज किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे है पूर्व वैदिक काल, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं ऋग वैदिक काल। अच्छा, इसको ऋग वैदिक काल गाइज क्यों कहा गया? पूर्व वैदिक काल से तो हमें पता चल रहा है कि पूर्व माने ये पहले वाला पीरियड है, यानी कि इसमें अगर यानी वैदिक सभ्यता का जो शुरुआत वाला पार्ट है उसको कहा गया है पूर्व वैदिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द और यूज करा गया, यानी कि ऋग वैदिक। तो इससे ये गाइस प्रूफ होता है कि इस काल में ऋग वैदिक काल का संकलन हुआ है, उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इसको इसीलिए ऋग वैदिक काल कहा गया कि इस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में ऋग वैदिक काल का संकलन हुआ है, तो उस ही टाइम पीरियड को क्या कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा, ऋग वैदिक काल, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमारा आता है उत्तर वैदिक काल, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम देखें पहले वाले का, यानी कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का अगर हम टाइम देखें गाइज, तो कितना है 1500 से 1000 BC तक, ठीक है गाइज। उसके बाद में अगर हम देखें, हालांकि फिर हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल, इसका जो टाइम पीरियड गाइज है वो 1000 से 600 BC तक, यानी कि पूरा हमारा 1500 से लेके 600 BC तक हो गया। और इस वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हमारा कौन सा, पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल, दूसरा हमारा है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब जो पहले वाला वेद था हमारा, सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वैदिक, यानी कि ऋग्वेद ही वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। उसके बाद में जो 3 वेद हमारे आते हैं, कौन से, सामवेद, उसके बाद में आता है यजुर्वेद, उसके बाद में आता है अथर्ववेद। जो 3 वेदों का जो निर्माण हुआ है, उनका जो संकलन हुआ है, तो उसको ही कहा गया है उत्तर वैदिक काल। कि मतलब जिस टाइम पीरियड में जो शेष हमारे 3 वेद बचे हैं,
उनका जो संकलन हुआ है जिस टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड को जो कहा गया है वो उत्तर वैदिक काल कहा गया है। ठीक है, उसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक है, 1000 से लेकर 600 तक, ये इसका टाइम पीरियड है। तो गाइज हमने आपको बताया कि वैदिक सभ्यता का टाइम कितना है, उसके बाद में उसको कितने पार्ट्स में बांटा गया, फिर क्यों बांटा गया, उनका नाम ये क्यों रखा गया, वो भी हमने बताया कि ऋग्वैदिक काल के हिसाब से हमने इसको ऋग्वैदिक काल कहा है, और शेष जो हमारे 3 वेद बचे हैं उनका संकलन जो है वो इस टाइम पीरियड में हुआ है, तो फिर उनको हमने इस नाम से दे दिया है। ठीक है, अब आता है कि जो वैदिक जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। हमने आपको पहले बताया था कि वेद से ही इसकी उत्पत्ति, मतलब इसका अर्थ जो है वो वेद से ही निकलता है। तो यहाँ पे लिखा है कि वैदिक शब्द की जो उत्पत्ति है वो वेद से हुई है, और वेद का जो अर्थ है, जो वेद शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है गाइज कि यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए वेद का अर्थ क्या होता है, तो पता होना चाहिए कि ज्ञान हम इसका अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि ये वैदिक सभ्यता को किसने बनाया, किसने इसको इस्टेब्लिश किया, उसके बारे में भी बात हम कर लेते हैं। तो अगर हम देखें गाइज तो यहाँ पे आता है कि आर्य जो लोग थे उन्होंने इस सभ्यता को बसाया और इसको ही आगे फिर सही से डेवलप किया। ठीक है, हालांकि ये जो आर्य है ये एक संस्कृत शब्द है और इसका जो अर्थ होता है गाइज वो होता है श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ माने कुलीन, यानी कि जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है उसको हम श्रेष्ठ कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि इस वैदिक सभ्यता के जो निर्माता हैं वो कौन है, वो आर्य हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आर्य जो है ये कहाँ से आए हैं। हमारे भारत में ये सभ्यता पाई गई है। ठीक है, लेकिन ये लोग हमारे भारत के ही थे या कहीं दूसरी एरिया से आए, तो उसके बारे में बात करते हैं कि इनका जो था वो मूल निवास क्या था, ये आखिर कहाँ के रहने वाले थे, भारत के ही रहने वाले थे या फिर कोई दूसरे देश से मतलब रहने वाले थे, वहाँ से हमारे भारत में आए। तो कुछ बहुत से लोग इतिहासकार हैं, उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, अपने हिसाब से बताया है, तो वो हम डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे कि पहला बंदा है इतिहासकार मैक्स मूलर ने बताया है कि जो आर्य थे वो भारत में मध्य एशिया से आए, और मध्य एशिया से आए भारत में, और भारत में उन्होंने किस सभ्यता का निर्माण किया, यानी कि वैदिक सभ्यता। अच्छा गाइज हम एक बात आपको बता दें, जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पहले बात करी थी तो उसको मैंने कहा था नगरीय सभ्यता, यानी कि शहरी सभ्यता कह सकते हैं, लेकिन ये उसकी जस्ट उल्टी है, ये गाँव की सभ्यता है। ठीक है, इसमें जो कल्चर था वो गांव वाला था ज़्यादा, मतलब जैसे ग्रामीण जो सभ्यता होती है उस टाइप का ये इसको माना गया है। हालांकि वैसे अगर हम देखें गाइज तो पहले गांव आता है, बाद में मतलब शहरीकरण होता है गांव का, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, पहले शहर थे, बाद में इसका जो है सभ्यता जो है वो गाँव वाली सभ्यता आई। लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है, हमें पढ़ना है। अब जैसे भी इतिहासकारों ने इसको सेट किया है, लिखा है बुक्स में, वैसे आप अपने लोग पढ़ते हैं और क्वेश्चन ऐसे ही बनता है फिलहाल। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि पहले क्या हुआ, पहले शहरी सभ्यता आई, बाद में गांव वाली सभ्यता आई। लेकिन वैसे ऐसे देखो होता नहीं है कि पहले गांव होते, गांव से डेवलप होता है, शहर बनता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ। बट कोई बात नहीं है, हम समझते हैं यहाँ पे कि अब हम बात करते हैं आर्यों की। हमने बता दिया ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, वो एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो मैक्स मूलर ने कहा कि ये लोग जो हैं मध्य एशिया से आए हैं और इन्होंने आके यहाँ पर इस सभ्यता का निर्माण किया, उसको निर्माता उनको कहा गया। ठीक है, लेकिन मध्य एशिया कहाँ पे है। अच्छा, मध्य एशिया जैसे कि हम कह सकते हैं अपना भारत एशिया में है। एशिया में लगभग 48 to 50 कंट्रीज लगभग हैं, लगभग 50 से ज़्यादा नहीं, 50 से नीचे तक कंट्री हैं पूरे एशिया महाद्वीप में। एक पूरा ये महाद्वीप है कॉन्टिनेंट, तो उसमें लगभग 50 देश हैं। लेकिन अब एशिया महाद्वीप का भी यानी मध्य यानी कि बीच, मिडल की बात कर रहा है, यानी कि उस एशिया में भी जो बीच का हिस्सा है, जो बीच के कंट्रीज हैं, वहाँ से लोग आए हैं। अच्छा, अब मध्य एशिया यानी एशिया के मध्य में कौन से देश आते हैं ये भी पता होना चाहिए कि आखिर ये आए कहाँ से, कौन सा देश था ये तो पता है भाई। मैक्स मूलर ने कह दिया कि भाई ये मध्य एशिया से आया, लेकिन मध्य एशिया में कोई देश होगा तो वो देश अगर आज के टाइम में हम देखें तो उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सारे देश ये मध्य एशिया में आते हैं। ठीक है गाइज, ठीक है, तो मध्य एशिया के लिए कहा गया। उसके बाद में दूसरे थे जी अपने भारत के थे डॉक्टर संपूलानंद। इन्होंने कहा कि ये आल्प्स पर्वत से है। आल्प्स पर्वत जो यहाँ पे लिखा है यूरेशिया। अच्छा, यूरेशिया कहाँ पे है, जैसे ही हमारा एक एशिया महाद्वीप है ऐसे ही एक यूरोप महाद्वीप है। जैसे कि यूरोप महाद्वीप में मतलब बहुत ही अच्छा महाद्वीप है, वहाँ पे जितनी भी देश हैं सब डेवलप कंट्री हैं,
हैं, बहुत ही वहाँ पे वातावरण बहुत शुद्ध है, मतलब बहुत अच्छे वो कंट्री है। वहाँ के लोग भी बहुत साफ़ सुथरे दिखते हैं, जैसे कि अपने यहाँ अपने इंडिया कल्चर अलग अलग टाइप का है, नीचे जाओ तो थोड़े वैसे दिखते हैं, और कश्मीर में कितने अलग टाइप के लोग हैं, तो वही तो वहाँ सब बहुत बढ़िया लोग हैं। यानी कि तो यूरोप और एशिया एक ऐसा हिस्सा जो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों महाद्वीपों में एक ऐसी जगह जो दोनों महाद्वीपों में आती हो, तो वहाँ से ये लोग आए। इनका कहना था, किनका, डॉक्टर संपूर्णानंद का ये कहना था कि मतलब यूरेशिया से आए, यानी कि यूरोप और महाद्वीप का जो कॉमन हिस्सा है वहाँ से ये लोग आए। ठीक है, वहाँ पे एक पर्वत है आल्प्स पर्वत, तो उनकी वैसे ये आल्प्स जो पर्वत है वो वैसे अच्छी तरीके से देखा जाए तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कभी आपके, ये बताइए पूर्णतः किस कंट्री में है, तो हमारा कौन सा कंट्री है, स्विट्जरलैंड, जो यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं तीसरे, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा कि ये आर्कटिक से आए। अच्छा, आर्कटिक कहाँ पे है, हमारी पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, यानी कि नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव पे ये पड़ता है आर्कटिक सर्किल, तो वहाँ से ये लोग आए, उनका कहना था। उसके बाद में हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा तिब्बत से आए। तिब्बत यानी कि चाइना से नीचे, यानी चाइना के पास में तिब्बत पड़ता है, हमारे भारत और नेपाल के ऊपर। ठीक है, मंगोलिया वाला वो सारा साइड जो है वहाँ पे तिब्बत आता है। तो इन्होंने कहा कि कहाँ से आए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि तिब्बत से आए। लेकिन गाइज अब आपको यहाँ से ये चारों के थॉट पता होना चाहिए कि किसने क्या कहा। ये कभी कभी मैचिंग करने के लिए आता है कि बताइए, मैक्स मुलर ने चारों आपको दे देंगे और चारों फिर आपको इनके जो इन्होंने बताया है कि इस जगह से आया तो वो जगह आपको मिल जाएगी, तो मैचिंग करने के लिए आता है। तो ये चारों आपको बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए कि मैक्स मुलर ने क्या कहा, डॉक्टर संपूर्णानंद ने क्या कहा, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा, ये आपको पता होना चाहिए चारों के बारे में। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं आगे कि इनके स्रोत की बात करते हैं। ये तो इन्होंने अपने थॉट दे दिए, अब बात होती है स्रोत की, कि हमको ये कहाँ से स्रोत मिले हैं, कि ये इन्होंने अपने अपने हिसाब से कहा है। इनके दो टाइप के स्रोत हैं, एक तो है साहित्यिक यानी कि लिखे हुए साक्ष्य हैं, एक है पुरातात्विक यानी कि जो खुदाई करके निकाले गए हैं वो वाले साक्ष्य हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की, एक ऐसे स्रोत जो हमने खोदने से पता चला है कि हाँ ये लोग यहाँ के होंगे। ठीक है, तो पहला पुरातात्विक साक्ष्य जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बोगाज कोई अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए अच्छे से। ये बोगाज कोई अभिलेख जो है, ये भी कहा, ये मध्य एशिया में है। देखो ये मध्य एशिया में है, यानी उसी जगह हमने जो आपको बताया था। 1400 BC के इस अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्त देवता का उल्लेख मिलता है, यानी कि इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं और नासत्त देवता का उल्लेख मिलता है। किससे, बोगाज कोई अभिलेख से। अच्छा, अब ये क्यों, क्योंकि ये देवता जो है हमारे भारत के हैं, और ये जो अभिलेख जो मिला है ये मिला है मध्य एशिया में, तो वहाँ पर भी इनका जिक्र मिला है। तो ये इससे लिंक करा गया कि भाई ये जो है ये वहीं से आए मध्य एशिया से, क्योंकि ये मध्य एशिया में ये अभिलेख। अच्छा, अभिलेख क्या होता है, एक ऐसी पत्थर की स्ट्रक्चर जिसपे कोई भी इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश लिखा हो, कोई भी आदेश लिखा हो, कोई भी सूचना लिखी हो किसी पत्थर पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। तो पहले के लोग जो हुआ करते थे, राजा और बड़े बड़े लोग, तो वो अपने जो उनके निर्देश हुआ करते थे वो अपने एक पत्थर पे लिखवा के और लगवा देते थे कि लोगों को उससे जानकारी मिलती रहे और उसके हिसाब से लोग चलते रहें। तो उन्हीं को क्या कहा गया, अभिलेख कहा गया। जैसे हम बात करेंगे आगे अशोक के बारे में, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख जहाँ तक आपने लगवाए, तो उसी से जानकारी मिलती है कि राजा का कर्म करैक्टर कैसा था, राजा मतलब कैसी जनता को डील करता था, कहाँ कहाँ उसका कब्जा था, उसने कौन कौन से राज्य जीते हैं, तो उन सारे अभिलेखों से पता चलता है। तो इनको हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं, लिखित साक्ष्य नहीं कहते, ये खोदने से पता चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे। अच्छा, फिर आगे देखेंगे कि ये हुआ कि यहाँ पे इंद्र और वरुण, यानी कि ये पता होना चाहिए। और ये कब आया, 1400 BC की बात है। देखो, और ये पूरा हमारा इसका सभ्यता का टाइम क्या है, 1500 BC से 600 BC, यानी कि उसी बीच की बात है। और ये मध्य एशिया में पाया गया। ये क्वेश्चन बनता है कहाँ मिला ये अभिलेख, तो मध्य एशिया में। और इसमें किन किन देवताओं का नाम मिला है, तो इंद्र, वरुण और उसके बाद हमारा कौन सा है, मित्र, नासत्त देवता का उल्लेख मिलता है। ये सभी देवता भारत के हैं। ठीक है, तभी ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये लोग वहीं से आए हैं। अच्छा, फिर बात होती है पूर्व वैदिक काल में एक और साक्ष्य मिला है। कैसा, ये भी मतलब कैसा है, ये खोदने से पता चला है। गैरिक मृत भांडे यानी कि मिट्टी की कुछ टाइप की चीज़ मिली है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल से मिला है चित्रित धूसर मृत भांडे। ठीक है,
ये मिला। ये आपको स्पेशल ऐसे याद कर लेना है कि क्वेश्चन में आ सकता है। बताइए गैरिक मृतभंड कहाँ से मिला है? उत्तर से मिला है, मतलब उत्तर वैदिक काल से मिला है या पूर्व वैदिक काल से मिला है? तो हमें पता होना चाहिए कि ये पूर्व वैदिक काल से मिला है। और चित्रित मिला है हमको कहाँ से? उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, ये हमारे कौन से हो गए गाइज? ये हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। अब हम बात करेंगे लिखित साक्ष्य की। लिखित साक्ष्य में पहले बात होती है ऋग्वेद की, कि ऋग्वेद के बारे में ये कहा गया है कि सबसे पुराना प्राचीन वेद है, सबसे पुराना यानी या फिर प्राचीन वेद है, सबसे पुराना। ठीक है, फिर बात आती है कि संकलन करता है, इसको किसने संकलित किया है? तो वो है कृष्ण द्वैपायन एंड वेद व्यास। इन लोगों ने इसका संकलन किया, ये आपको पता होना चाहिए। वेद व्यास एंड कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, उसमें मंडल कितने हैं? इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 118 सूक्त हैं। सूक्त मीन्स होता है मंत्र, और हम बात करें मंडल मीन्स होता है अध्याय। तो अध्याय के अंदर ही क्या होते हैं? मंत्र होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर उसके बाद में कहा गया है कि भाई इसमें 10 मंडल हैं टोटल और 1028 सूक्त हैं। ये गाइस पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको लिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली आपसे ये पूछ लेंगे बताइए इसमें कितनी सूक्त हैं या फिर कितने मंडल हैं, तो पता होना चाहिए। फिर आता है 1 और 10वां मंडल, इसमें सबसे नए मंडल है। अच्छा, सबसे नए मंडल का मतलब क्या है भाई? 10 तक तो हैं, ठीक है, 1 से 10 तक, लेकिन ये कहा गया कि पहला और 10वां नया मंडल है, यानी कि इन दोनों को सबसे बाद में जोड़ा गया। जिसको हम सबसे बाद में संकलित करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? नया मंडल कहते हैं। यानी जो सबसे बाद में आता है ज़्यादा से ज़्यादा नया होगा, जो पहले आया वो पुराना है। तो वही चीज़ है, यानी कि 10 मंडलों में इन दोनों को बाद में जोड़ा गया। बाकी 8 मतलब 8 या फिर 9, 2 या जो बीच वाले जितने बचे हमारे 8, उनको जो है पहले जोड़ा गया था। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? 1 और 2 कैसे हमारे सबसे नए मंडल हैं। ठीक है, यानी इनको बाद में जोड़ा गया। फिर हम बात करते हैं स्पेशली थर्ड मंडल की। अब हम उन मंडल की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट मंडल है, यानी कि 1 से 10 तक हमको नहीं मतलब याद करना है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, उसके हिसाब से हमने एनालिसिस करके हमने आपको वही मंडल गाइस दिए हैं। ठीक है, वैसे 10 में काफ़ी हो जाएगा, इतना ही करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा फिलहाल आपका। थर्ड मंडल की में क्या है? गायत्री मंत्र का जिक्र है। गायत्री मंत्र पढ़ते हैं लोग, तो वो गायत्री मंत्र का थर्ड मंडल में जिक्र है, और इसको किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है गाइस। ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर आती है बात 7वें मंडल की, यानी 7वें मंडल की बात आती है। इसमें किसका जिक्र है? हम मंडल हमने आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं, और उसमें किसका जिक्र है, क्या उसमें स्पेशल है, वो हमने आपको बताया। ठीक है गाइस, फिर है हमारा 7वें मंडल, इसमें दशराज युद्ध का जिक्र है। ये क्वेश्चन बनता है, आपसे आएगा, बताइए कि दशराज युद्ध का किस मंडल में बताया गया है? तो हमें पता होना चाहिए 7वां मंडल। फिर आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए गायत्री मंत्र का जिक्र किस मंडल में है? तो 3रा मंडल में पता होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर हमसे अच्छा इसमें है क्या, यानी दशराज युद्ध का जिक्र है, लेकिन इसमें राजा सुदास और अन्य 10 राजा थे, यानी कि जो राजा सुदास थे और दूसरे मतलब 10 अन्य राजा के बीच युद्ध हुआ था। हालांकि जीत फिर सुदास की हुई है। तो इस तरीके से इसमें जिक्र बताया गया। फिर मंडल आया हमारा 10वां मंडल। ठीक है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र किया गया है। पुरुष सूक्त मतलब होता है इसमें, यानी कि वर्ण व्यवस्था की बात करिएगा। वर्ण व्यवस्था हम बोले तो कि ये हुआ है कि लोगों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद में आता है वैश्य, फिर आता है शूद्र। ठीक है, यानी ब्राह्मण को क्या क्या कहा गया? जैसे कि हमारा ये है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ब्राह्मण को पुजारी यानी जो विद्वान था, हालांकि ये काम के हिसाब से बटा हुआ है कि जो जैसा काम कर रहा था उस टाइम उसको वही नाम दे दिया गया। पुजारी जो लोग हुआ करते थे तो उनको, यानी कि विद्वान होंगे वही तो मतलब पुजारी होंगे, तो उनको ब्राह्मण कहा गया गाइस। और जो लड़ने में बहुत होशियार थे, ताकतवर थे, बाजू में दम थी, तो उनको कहा गया क्या? क्षत्रिय। और जो जमींदार थे, जो अमीर लोग थे, उनको कहा गया क्या? वैश्य। लेकिन जो सेवा करते थे, सेवादार थे, तो उनको क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है। तो ये यानी कि जो पुरुष सूक्त की बात जो करी गई है, यानी कि वर्ण व्यवस्था की जो बात करी गई है, वो 10वें मंडल में करी गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए पुरुष सूक्त के जिक्र किस मंडल में है? तो हमें पता होना चाहिए, यानी 10वें मंडल में है। ठीक है, अब हमारा ये ऋग्वेद जो था, सबसे पुराना वेद हमने बता दिया। जो इसमें इंपॉर्टेंट इससे जो क्वेश्चन बनते हैं गाइज, वो हमने आपको सब बता दिए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नए वेद पे, जिसका नाम है सामवेद। अच्छा गाइज, सामवेद का जो मतलब है, इसमें गाइज बात संगीत की करी गई है। संगीत वाला वेद है ये। भारत में जो भी अभी बात हो रही है किसकी गाइज, जो भी हम बहुत अच्छी धुनें सुनते हैं, मगन हो जाते हैं, मतलब झूम जाते हैं, तो ये सारा खेल स्वर का है। सारे गामा साजी इस टाइप के 7 जो 7 स्वर थे गाइज,
वो सबसे पहले इसी में इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो सामवेद है वो हमारा संगीत वाला वेद है। ये अच्छे से आपको याद कर लेना। ठीक है, इतना यहाँ से बनता है और इसमें 7 स्वर का जिक्र किया गया, यानी कि उसका जो भी यूज करा गया। फिर हमारा तीसरा वेद आता है, इसको बोलते हैं यजुर्वेद। ठीक है गाइज, यहाँ पे क्या बात करेगी, यहाँ पे यज्ञ की विधियों का जिक्र है, यानी कि यज्ञ की विधियों का वर्णन है एंड कर्म कांड की बात करी गई है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, गद्य और पद्य का भी कहते हैं, गद्य व पद्य का वेद कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। इसमें गद्य और पद्य दोनों की बात करते हैं और इसमें यानी कि जो यज्ञ होता है, यज्ञ की बात करेगी, कर्म कांड के बारे में बताया गया है। कौन से हमारे वेद में, यजुर्वेद में बताया गया है और इसमें इसको हम गद्य और पद्य का भी वेद कहते हैं। ठीक है, ये हुआ। फिर हमारा आता है सबसे लास्ट वाला 4th वेद आता है हमारा, इसको बोलते हैं अथर्ववेद। ठीक है गाइज, तो इसमें देखो क्या बताया, इसमें क्या खास है, इसमें जादू टोना की बात करी गई है, वशीकरण यानी किसी को अपने वश में करना। ठीक है, जादू टोना करना उसकी बात है। फिर ये समाज, भाई हम वशीकरण करते हैं तो किसी समाज को, तो मतलब समाज में तो ये ज़्यादा इसका यूज होता है इस वेद का, तभी इसको सामाजिक से जोड़ा गया है। ब्रह्म वेद यानी इसमें भ्रम ज़्यादा होता है, यानी कि कह सकते हैं कि लोगों को भ्रम में डाल देता है ये वेद, इसमें ऐसी चीज़ें हैं। भ्रम का वेद कहा जाता है, यानी कि जादू टोना, वशीकरण, सामाजिक भ्रम वेद का वेद कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें वही सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब किसी को कुछ करना है, यानी जादू करना, किसी ऊपर अपने बस में करना है, और फिर समाज में इसका ज़्यादा प्रचलन होता है, तभी इसको सामाजिक कह दिया गया। भ्रम यानी इसमें दुविधा ज़्यादा रहती है, दुविधा वाली बात है, तो इसको भ्रम वेद कहा गया है। तो इस तरीके से, और इस वेद को श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है, इस वेद को सबसे नया वेद भी कहा गया, क्योंकि इसका संकलन जो हुआ है गाइस वो सबसे बाद में हुआ है, तो इसको हम सबसे नया वेद कहते हैं। और ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहते हैं, क्योंकि उसका संकलन सबसे पहले हुआ और इसका संकलन सबसे बाद में हुआ, तो वो सबसे पुराना, ये सबसे नया। और इसमें चीज़ें और भी हैं, इसको हम सबसे श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमने आपको गाइज चारों वेद के बारे में जो खास बातें थी वो हमने आपको बताई कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है। ठीक है, आपसे ये पूछेगा, बताइए वशीकरण किस वेद में जिक्र है वशीकरण का, या फिर जादू टोना, या फिर सबसे नया वेद कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन गाइस हमसे पूछे जाते हैं। हमको एक तरफ 4 वेद दिए रहेंगे, एक तरफ उनके जो उनके मुख्य बिंदु हैं, जो उनकी स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो हमकी दी रहेंगी, तो हमको उनको मैच करना होता है। तो इसलिए हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। गाइस हमने आपको वो चीज़ें दी हैं जो बिल्कुल बहुत अच्छी हैं, ऑथेंटिक हैं, और सभी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज़ें हमने आपको दी हैं। ऐसा नहीं कुछ भी आपको हम मतलब पढ़ाते रहें, डिटेल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये चीज़ है, हम जो आपको बोल रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी गाइज, कोई नहीं, फिर से शुरुआत करते हैं गाइज। थोड़ा लाइट का इशू हो गया था, हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक गाइज, जैसे देख पा रहे हैं गाइज, अब हम वेद के जो कुछ, इनसे वेद के भी और भी क्वेश्चन बनते हैं गाइज। जैसे कि वेद की अगर हम बात करें, वेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं। ठीक है, या फिर वेद का उपवेद क्या है, वेद का उपनिषद क्या है, और वेद का आरणक क्या है। तो ये 4 क्वेश्चन गाइज यहाँ से और बनते हैं। चलो उनको भी लगे हाथों देख ही लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहला वेद हमारा है गाइज ऋग्वेद। ठीक है, तो जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है गाइज, इसको हम होत्र कहते हैं, और इसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, एंड इसके जो उपनिषद हैं वो गाइज 2 हैं। एक का नाम है ऐत्रेय और एक का नाम है कौशिकी। ठीक है, फिर हाँ अगर हम बात करें इसके आड़क क्या है, तो गाइज इसका आड़क है जैमिनीय एंड छांदोग्य। ठीक है, हालांकि गाइज हम आपको आगे बताएंगे उपनिषद क्या है, आड़क क्या है, या फिर उसके बाद में पुराण क्या है, वो हम आगे आपको डिटेल बताएंगे, बट अभी यहीं पे हम थोड़ा सा देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सामवेद। सामवेद का जो पढ़ने वाला होता है उसको हम कहते हैं उद्गाता। ठीक है, उद्गाता कहते हैं। फिर इसका जो उपवेद होता है गाइज उसको हम कहते हैं गंधर्व वेद, जो इसका उपवेद है किसका, सामवेद का। फिर इसका जो उपनिषद है वो क्या है, केन छांदोग्य। ठीक है, और इसका जो आड़क है तो वो इन दोनों का मतलब अगर हम बात करें ऋग्वेद एंड सामवेद का, दोनों का सेम होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जैमिनीय एंड छांदोग्य आड़क है किसका, सामवेद का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ये हमारा तीसरा वेद आता है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, यजुर्वेद। ठीक है, और इसमें हम क्या देखते हैं, इसका जो पढ़ने वाला होता है इसको हम कहते हैं अध्वर्यु, और इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। उसके बाद में इसके जो उपनिषद हैं गाइज वो 2 हैं, यानी कि एक को हम कहते हैं तैत्तिरीय और दूसरे कहते हैं मैत्रायणी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आड़क की, तो वो ये भी गाइज इसके इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तैत्तिरीय एंड
शतपथ, ठीक है, ये इसके क्या हैं, आड़क हैं। फिर हम बात करते हैं अथर्ववेद की, ठीक है। अथर्ववेद में इसको जो पढ़ने वाला है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा, और इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। उसके बाद में इसके जो उपनिषद हैं वो हैं मंडुक, 3 है इसके, मंडुक, प्रश्न एंड मुंडक, ठीक है। ये गाइस इसके क्या है, उपनिषद है। उसके बाद में इसका आणक कोई नहीं है, ठीक है। तो ये गाइस आपको टेबल भी अच्छे से याद कर लेनी है। गाइस आज हमने बात करी है वैदिक सभ्यता, यानी कि ये वैदिक सभ्यता का क्या है गाइस, ये कि परिचय है। क्या है गाइस, ये एक साधारण परिचय हमने आपको बताया है कि आखिर हमको वैदिक सभ्यता में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए एग्ज़ाम में बनती हैं, और इसके हमने आपको एक ओवरव्यू दिया है इसका। अगर अब हम आगे आपको इसके 2 पार्ट अभी और देंगे। एक हम आपको पढ़ाएंगे पूर्व वैदिक काल, यानी कि हम कहते हैं इसको ऋग्वैदिक काल। हम ऋग्वैदिक काल की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, क्या क्या इसका टाइम पीरियड हमें तो आपको बता ही दिया, लेकिन इसकी क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं, इसमें क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद में हम आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में बताएंगे। तो उत्तर वैदिक काल में क्या क्या खास चीज़ें होंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में चीज़ें फंसें, वो हम आपको फिर आगे 2 वीडियो में बताएंगे। हालांकि मैंने ये सिर्फ आपको अभी वैदिक सभ्यता का एक परिचय दिया है कि ये कैसी सभ्यता है। ये एक ग्रामीण सभ्यता है गाइस। कैसी है ये, कि ये ग्रामीण सभ्यता है, और सारी चीज़ें हमने आपको बताया। ये गाइस आपने एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप हमारे साथ बिल्कुल नोट बनाते चलें गाइस। अभी हम जो टारगेट कर रहे हैं गाइस, जो एग्ज़ाम्स हैं आने वाले हमारे, अभी पहले जो अभी इनकमिंग एग्ज़ाम है वो हम आपको बता दे रहे हैं। एक हमारा वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है, वो हो सकता है मई या फिर अप्रैल में हो। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे अभी यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीपीसीएस की अगर हम बात करें, वो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 14 मई को। तो हम उसको ध्यान में रख के आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं गाइस। ये कोई छोटा कंटेंट नहीं है, ये बहुत ही अच्छे लेवल का कंटेंट है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम में अच्छा अपनी परफॉर्म कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप वन डे एग्जाम तो बहुत अच्छे से करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका जा ही नहीं सकता निकल के। बट अभी जो हमने वीडियो और जो हमारा यूपीपीसीएस का जो 14 मई को एग्ज़ाम होना है, उन एग्ज़ाम को भी हम टारगेट कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को अच्छे से देखें और इसको आप अपनी कॉपी पे नोट करते चलें, ठीक है गाइज। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो गाइज, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी गाइज आप सजेशन देना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।